नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़कर चिढ़कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा, साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ, आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूँ तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा भी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चरपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजीन सोने वाली थी। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काटकर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिंती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती? बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी ही है, चंदन ने छेड़ा। अरे, मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछें? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिंती से ब्याह कर लो। बिंती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंदर से बिंती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुरापतें तुम्हारे दिमाग में उड़ती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ, याद है। खैर, तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं ही करनी है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखता है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे, तो मैं समझूं भी कि तुमने मुझे कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है, और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो तुम दूसरी लड़की ढूंढेंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, जल्दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदन ने रुका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितने बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसे तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिहराने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबराकर उठ बैठा।
लो दूध पी लो। सुधा बोली, दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पी कर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे, अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपने गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह में लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, इसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया, तुम कैसे सोओगी? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष सी झुक कर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखीले बेल के फूलों की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचोली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होंठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गए। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चमई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे क्या रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगी। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं यह जानती हूँ कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नरक है मेरा जीवन भी, लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल मत छोटा करो, एक ही जिंदगी तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी ना करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो।
तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह ना करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार है, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगे, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसलें तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगे, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगे उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है, लेकिन खैर। अच्छा यह बताओ, तुम दिल्ली कब जाओगे? अब दिल्ली तो दशहरा में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहांपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदन ने सुधा की हथेली अपने हाथ पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगी। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था, रेशमी की धोती और रेशम का एक अंतरवक्षक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वर में गोपी का गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ की डोरें गूंथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रह कर सद्य स्नात सुधा के भीगे केसों से गीले मोती चूं पड़ते थे। कृषकाय उदास और पवित्र सुधा की पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भगवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित बेला में उसके जीवन भर की भूले, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदन ने प्रणाम कर लिया। भगवत को या भगवत की पुजारिन को यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा ना कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदन ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रहे हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदन ने कपड़े बदल कर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियान। कैसे काम चलता था तुम्हारा? ना संदूक में एक भी रुमाल है, ना एक भी बनियान। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ी रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लिया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी। उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पिगदान उठा लाता हूँ।
चंदन ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाँफती सी लट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ी रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है, अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत क्षीण स्वर में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फुट फुट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी करहाती रही। चंदन ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदन ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल ली। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दबा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कपियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दे दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसने उल्लास वापस आ गया था, वह जैसे कैलाश की छाँव ने ही ग्रस्त लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उनका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो, तुम्हें बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदन ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपए दे कर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। चंदर दोपहर को सोया, ना कैलाश और ना सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग लग गए। वहां से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा है।
मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंभे से टिककर खड़ी ही रो रही थी। महाराजिन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहीं? चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजिन सुन रही हैं कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फुट फुट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रोबो ने बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2-3 महीना आय के रह जाबो तो हर सास छोड़े ही के न। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। सेकेंड क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा था तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा और ये कह रहे थे कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सेवा बातों के कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है। चंदन ने बात टाल दी, वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदन ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई है। वह इन्हें आने थोड़ी ही देती थी। वह तो लखनऊ के बहाने मैं इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसीलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3